हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी और गाइस मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लाई हूँ 12th क्लास की, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पूरी बीएसटी लेके आई हूँ। आपको मैं बिजनेस स्टडीज़ कराऊंगी, साथ में ही मैं आप लोगों को पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको पूरा कवर करा रही हूँ, जैसे एक प्रोफेशनल टीचर एक पूरा इंस्टीट्यूट जैसे आपको अच्छे से कराता है वो सब कुछ यहाँ पे होगा। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए और आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बनाने की वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, जो कि है आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और जिसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 विद सी एस कशिश रचवानी। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने फ्योल के बारे में पढ़ लिया था कि हेनरी फ्योल कौन थे। ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक टेलर के बारे में। तो देख लेते हैं पहले टेलर है कौन। तो ये है हमारे FW टेलर, फ्रेडरिक टेलर। ये कौन थे? ये भी एक इंजीनियर थे, लेकिन फ्योल ने कोल माइन इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, जो कि क्या थी, जो कि बहुत लॉसेस में जा रही थी। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने नॉर्मल फैक्ट्री ज्वाइन की थी और फैक्ट्री के वर्कर्स को ज़्यादा देखा था। उसने ओवरऑल मैनेजमेंट को देखा था, जबकि इसने फैक्ट्री के वर्कर्स को ज़्यादा देखा था। तो यही चीज़ आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये भी हमारे एक इंजीनियरिंग थे और ये कहाँ हुए थे? वो फ्रेंच के थे, ये USA के थे और ये 1856 में इनका बर्थ हुआ था। और ये भी इंजीनियर थे और ये फैक्ट्री में गया और मेनली फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कुछ काम किया इन्होंने। अच्छा, उन्होंने 14 प्रिंसिपल निकाले, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स निकाली। तो हम एक एक चीज़ों को एक एक बार पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। तो टेलर के प्रिंसिपल क्या थे? पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब ये होता है कि मेरे दादाजी वो करते आ रहे थे तो मेरे पापा ने भी वो किया और हम भी वही कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि अपन लोग दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करते हैं। कई लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्यों करते आ रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे, तो हम भी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा। मतलब रूल ऑफ थंब। कई सीए कुछ प्रैक्टिस ऐसी अडॉप्ट करते हैं जो कि पुराने सीए करके गए अडॉप्ट, वैसे के वैसे नए सीए अडॉप्ट करें। तो टेलर बोलता है कि नहीं, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लाने चाहिए, रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं करना चाहिए हर जगह। तो कहता है कि आप कोई भी काम करो, उसको अच्छे से चीज़ को एनालाइज करो, अच्छे से अप्लाई करो, रूल ऑफ थंब नहीं करो। देखो लिखा हुआ है, मैंने बोल्ड भी कर रखा है। मैं हर स्लाइड में अपना ये बोलती हूँ कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ वो मैंने बोल्ड कर रखा है कलरिंग में, और उसको अच्छे से देखना है, वहीं आपके कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be a scientific study and analysis of each element of work। मतलब कोई भी काम करो उसको अच्छे से चारों तरफ से एनालाइज करो। ऐसा नहीं हो कि ऐसा वो करता था तो हम भी ऐसा करेंगे, दैट इज द रूल ऑफ थंब। उसको रिप्लेस करो और अपनी तरफ से सब कुछ एनालाइज करो। वही ये बात बोल रहा है कि रिप्लेस कर दो ओल्ड रूल ऑफ थंब या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड। सॉरी, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलता है कि वो भी मतलब बार बार करके देखने से क्या होगा? वेस्टेज ज़्यादा होगा। एक काम को अलग अलग तरीके से अगर हम लोग करके देखेंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होगा, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। वो भी हटाना है। रूल ऑफ थंब ट्रेडिशनल मेथड था जो कि कोई साइंस पे डिपेंड नहीं था। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमें सोचना चाहिए, इंकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग। सोचो, कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में सोचो। मेरा फ्रेंड सीए कर रहा है तो मैं सीए क्यों कर रहा हूँ? मैं फ्रेंड के पीछे कर रहा हूँ? मेरे पेरेंट्स ने बोला सीए कर तो मैं सीए कर रहा हूँ? नहीं, आपको कुछ काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इंकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग। नेक्स्ट आगे, टेलर एम्फसाइज करता है दैट मैनेजर शुड साइंटिफिकली एनालाइज ईच एलिमेंट ऑफ वर्क। हर काम को अच्छे से एनालाइज करो और फिर काम करें। वही बात ये बोल रहा है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो, सोचो काम करने से पहले, रूल ऑफ थंब या हिट एंड ट्रायल मेथड ना अपनाओ। नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड, ध्यान से सुनना। टेलर के आने से पहले क्या होता था?
वर्कर बोलता था कि मैनेजर को कि तू मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे दे, मैं काम कम से कम करूँ। क्या बोलता था वर्कर? ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे दे, मैं काम कम से कम करूँगा। और मैनेजर क्या चाहेगा? मैं सैलरी तो कम से कम पे करूँ और काम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लूँ। क्या इन दोनों के बीच में हार्मोनी हो सकती है? जब तक वर्कर अच्छे से काम नहीं करेगा तब तक क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्कर को सैलरी अच्छे से नहीं देगा तो क्या वर्कर अच्छे से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बोल रहा है कि दोनों मिलके काम करो ना। आप एक डायरेक्शन में जाते हो, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा तो कैसे हार्मोनी आएगी? तो ये बोल रहा है डिसकॉर्ड खत्म करो और हार्मोनी लाओ। तो यही बोल रहा है कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। अच्छा, ये तो हो गई सैलरी की बात। कई बार क्या होता था कि वर्कर को अच्छी हेल्थी कंडीशन नहीं मिलती थी, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक था। वर्कर को ब्रेक नहीं दिया जाता था तो वो भी काम कैसे करेगा? थक जाता था। बीच बीच में ब्रेक नहीं दिया जाता था, वो भी गलत है। कोई काम गलत होता तो सारा इल्ज़ाम वर्कर पे डाला जाता था। अरे अगर कोई काम गलत हुआ भी है तो मैनेजर की भी तो गलती है, ऑर्डर देने वाले की भी तो गलती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता था, तो वो बोलता है वो ख़त्म करो और क्या लाओ? हार्मोनी लाओ। तो टेलर एम्फेसाइज करता है देयर शुड नॉट बी अ डिसअग्रीमेंट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। द मैनेजर शुड क्रिएट सुटेबल एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। मैनेजर को एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए वर्कर को, और वर्कर को भी लॉयल्टी के साथ काम करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बोथ दे शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर एंड देयर एम इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सही बात है, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो बांटा जाएगा सैलरी के रूप में। अच्छा, आप देखो इंडिया के, अगर मैं एक कल्चर की बात करूं, डिफरेंस लूं, तो इंडिया में दिवाली के टाइम पे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ कुछ अमाउंट हाथ में दे दिया जाता है बोनस, और कुछ स्वीट्स वगैरह दे दिया जाता है। लेकिन यही अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर सुना था कि किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ तक 4 व्हीलर्स बांटी थी। क्यों बांटी थी? क्योंकि उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा था। दैट मीन्स अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और वर्कर को भी अच्छी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट, पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड, तीसरा मेंटल रिवॉल्यूशन। दोनों एक दूसरे के ऊपर एटीट्यूड चेंज करो। वर्कर और एम्प्लॉय दोनों, एम्प्लॉयर नहीं बोलते यहाँ पे मैनेजर बोल सकते हैं। तो मैनेजर और वर्कर दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ गलत है। कोई भी काम गलत हो जाता है तो वर्कर क्या बोलता है? मैनेजर ने गलत काम दिया था हमको, इसलिए हम नहीं कर पाए। और मैनेजर क्या बोलता है? मैंने तो सही ऑर्डर दिया था लेकिन वर्कर नहीं कर पाया। मतलब दोनों एक दूसरे पे टालते रहते हो। अरे एक दूसरे पे टालने से कुछ नहीं होगा। टेलर ने ऐसा बोला, एक दूसरे पे टालने पे कुछ नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय कुछ गलत करता है, वर्कर कुछ गलत करता है, तो उसकी गलती कहीं ना कहीं तो मैनेजर की है, एम्प्लॉयर की है। और अगर मैनेजर भी ढंग से ऑर्डर देता है तो उसने क्यों सुपरवाइज नहीं किया? और एम्प्लॉय और मैनेजर का दोनों का मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालने से कुछ नहीं होगा। वही बात ये बोल रहा है, चेंज द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजर टूवर्ड्स वन अनदर फॉर कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। फॉर कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉम्पिटिशन क्या बोलता है? वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। नहीं, उन दोनों को एक साथ चल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। तो कॉम्पिटिशन माइंड को हटाओ और कॉपरेशन पे लेकर आओ। 3 प्रिंसिपल हो गए। वापस बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, याद होए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब कि हर चीज़ को अच्छे से सोचो, साइंटिफिकली सब कुछ अप्लाई करो, रूल ऑफ थंब नहीं चलाना। दूसरा, हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड, मिलके चलो, लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा। तीसरा, मेंटल रिवॉल्यूशन, अपना दिमाग चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, दूसरे पे इल्ज़ाम ना डाल के कॉम्पिटिशन खत्म करके कॉपरेशन करो। नेक्स्ट आ गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान अपना भला चाहता है, हर इंसान अपना भला चाहता है। अगर आप अपना भला चाहोगे तो दुनिया का भला कौन चाहेगा? अगर आप अपना भला चाहोगे तो दुनिया का भला कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सब अपना अपना सोचेंगे, अपना अपना सोचेंगे तो फिर देश का भला कैसे होगा? क्लियर? अब यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे लिया जाए। अगर सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर ले,
परचेज वाला परचेज कर ले, सेल्स वाला सेल्स कर ले, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर ले, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना अपना काम करे जा रहे हैं, अपना अपना भला चाह रहे हैं। या एक इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉय का लूँ तो वो भी अपना अपना भला चाह रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे? प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करे जा रहा है बिना सेल्स वाले से पूछे कि सेल्स हो रही भी है या नहीं है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करे जा रहा है बिना ये देखे कि रॉ मटेरियल स्टोरेज में पड़ा भी है या नहीं है। तो कॉपरेशन नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअल को ख़त्म करो, अपना अपना मत सोचो, ग्रुप बना के चलो, क्योंकि ग्रुप को कोई नहीं तोड़ सकता। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। और इससे क्या होगा? ये वही हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड वाला ही आ गया, एक्सटेंशन बता रहा है इसका। तो ग्रुप को एफर्ट लगाओ, इंडिविजुअल एफर्ट ही होगा, वर्कर को भी कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। अच्छा, मैनेजर कोई काम करे तो उसकी एक ड्यूटी बनती है कि एक बार तो वर्कर से भी एडवाइस ले ले, क्योंकि काम करना किसको है? वर्कर को करना है। तो एडवाइस लेने से क्या होगा? उसको भी लगेगा कि मुझे भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में लिया जा रहा है। 4 प्रिंसिपल हो गए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। और एक क्या था? मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, लेकिन एक पर्सनल, एक एम्प्लॉय को भी क्या करना है? अपनी भी ग्रोथ करनी है। हर इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन की ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी और एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी और एफिशिएंसी? हमें एम्प्लॉय को इस तरीके से काम कराना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव हो, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, हार्मोनी नॉट डिसकॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये सब पढ़ लिया। लेकिन एक अकेले इंसान का भी तो मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। एक सीए है, वो जब नया नया सीए बनता है तो काम करने जाता है, तो वो काम कर करके प्रैक्टिस करेगा। अब प्रैक्टिस करेगा तो उसका खुद का माइंड डेवलप हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आज एक सीए बने हो और आज आपको जितना आता है उतना ही 5 साल बाद आता है, तो आपकी कोई पर्सनल ग्रोथ हुई नहीं, आप तो वहीं 0 लेवल पे खड़े हो। तो यही बोला जा रहा है कि इंसान की पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कोशिश करो कि एम्प्लॉय की भी पर्सनल ग्रोथ हो। हाँ, हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो, लेकिन साथ साथ में एम्प्लॉयज़ को भी इस तरीके से काम दो, इस तरीके से काम सिखाओ कि उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होए। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, द कंसर्न फॉर प्रॉस्पेरिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो साइंटिफिक सिलेक्शन। मतलब जिसको भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको उसी लाइक एक सीए, अगर एक सीए को मैं एचआर डिपार्टमेंट में भेज दूँ, सिलेक्शन किया, एक सीए को, एक इंटरव्यू लिया एक सीए का, और उस सीए का इंटरव्यू लेके मैंने उसको एचआर डिपार्टमेंट में डाल दिया, क्या उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका सिलेक्शन ही गलत हुआ है। उसका सिलेक्शन होना चाहिए था या तो बैंकिंग डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ताकि वो अकाउंटिंग कर सके, अपने जो बोलते हैं ना कि फाइलिंग कर सके, रिटर्न कर, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। तो ये बोल रहा है किसी भी इंसान की ग्रोथ सबसे स्टार्ट होती है जब से सिलेक्शन होता है उसका। आप सही फील्ड में चले गए तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, गलत फील्ड में चले गए तो नहीं होगी। क्लियर? एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो साइंटिफिक सिलेक्शन। सही तरीके से सही इंसान को सही जगह भेजो। द सिलेक्शन वर्कर शुड बी असाइन जॉब एज पर द कैपेबिलिटी। एक इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम दो ताकि वो अच्छे से अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल करे। अच्छा, सिलेक्शन करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप उसको बीच बीच में ट्रेनिंग भी देते रहो। बाहर से एक्सपर्ट आते हैं और ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को। अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सैटरडे ऑफ नहीं होता, सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, फोर्थ सैटरडे हो सकता है ऑफ हो नहीं हो, बाकी सैटरडे ऑफ नहीं होता। लेकिन ऑफ नहीं होने के बावजूद भी वहाँ काम नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि बाहर से एक्सपर्ट आते हैं और आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। नई नई चीज़ें सिखाने से क्या होगा? आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। वही बात बोल रहा है कि इंसान को सेलेक्ट सही जगह करो, साथ में उसको बीच बीच में चीज़ें ट्रेनिंग देते रहो, तो वो उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अचीव होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं। टेक्निक से पहले एक बार सारे प्रिंसिपल के नाम देख लो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब
हमें जो भी काम करना है वो प्रॉपरली सोच के करना है, रूल ऑफ थंब नहीं अपनाना। दूसरा, हारमोनी नॉट डिसकॉर्ड, मिलके चलना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है। मेंटल रिवॉल्यूशन, अपना दिमाग चेंज करो, एक दूसरे के ऊपर काम थोपो मत, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालो मत, आपस में कोऑपरेट करके चलो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वही हो गया मेंटल रिवॉल्यूशन का, हारमोनी नॉट डिसकॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि कॉपरेट करके चलो, इंडिविजुअल लेवल पे तो कोई काम नहीं होगा, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप पे काम करेगा तभी होगा। साथ में एक इंडिविजुअल का ही ग्रोथ ऑफ ग्रेटेस्ट पोटेंशियल तक पहुंची। ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं, जो कि किसने दिए, फ्रेडरिक टेलर ने दिए। ये कहाँ के थे, ये यूएसए के थे, और इन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था, एक फैक्ट्री से स्टार्ट किया था, और ये भी एक इंजीनियर थे। इन्होंने मेनली किसके ऊपर डिस्कवरी की, एक फैक्ट्री के वर्कर्स के ऊपर डिस्कवरी की, जबकि टेलर जो थे ना, उन्होंने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कवरी की थी। तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टेलर के टेक्निक्स। मैंने पहले भी बोला था कि टेलर ने सिर्फ प्रिंसिपल नहीं दिए, उसने कुछ टेक्निक्स भी दिए। तो टेक्निक्स क्या है देखते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, टेलर ने बोला कि जो भी काम होता है फैक्ट्री में, मान लो कोई काम है, उस काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो, फंक्शन के हिसाब से बांट दो। लाइक अगर मैं इसका एक एग्जांपल अभी आगे आएगा, पहले वही देख लेते हैं। ऐसे इसने बोला कि एक फैक्ट्री है, ऊपर देखो फैक्ट्री का मैनेजर बैठा है, दिख रहा है, ऊपर फैक्ट्री का मैनेजर बैठा है, और मैनेजर ने क्या बोला कि 2 डिपार्टमेंट मैं बनाऊंगा अपने अंदर। 2 डिपार्टमेंट कैसे बनाऊंगा, एक वो डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ सोचेगा, एक वो डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ सोचेगा, दूसरा वो डिपार्टमेंट होगा जो करेगा, एक दिमाग चलाएगा, एक हाथ चलाएगा। मतलब एक प्लानिंग वाला होगा और एक प्रोडक्शन वाला होगा। प्लानिंग वाला इंचार्ज क्या करेगा, प्लान करेगा, दिमाग चलाएगा कि हमें काम किस तरीके से करवाना है, और प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन वाला काम करवाएगा, रियलिटी में काम वो करवाएगा, और प्लानिंग वाला सिर्फ सोचेगा। अब प्लानिंग वाले के अंदर भी कुछ इन लोगों ने इंचार्ज बिठा रखे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देगा, रूट क्लर्क क्या होगा, जो रूटीन एक्टिविटीज़ देखेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, टाइम कम करा के कॉस्ट कम करा के काम कराएगा, और डिसिप्लिनरी वाला क्या करेगा, डिसिप्लिन से काम देखेगा कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में भी 4 है। स्पीड बॉस, नाम चेंज है, स्पीड बॉस मतलब जो काम जल्दी कराएगा। वहाँ पे क्या था, टाइम और कॉस्ट क्लर्क, नाम ही तो चेंज है, वो टाइम और कॉस्ट को मैनेज करेगा। स्पीड बॉस स्पीड में काम करवाएगा, बात वही है, लेकिन वो सोचेगा, वो करवाएगा। नेक्स्ट गैंग बॉस क्या होगा, सबको मिला के रखेगा और कॉपरेशन करवाएगा। गैंग बॉस क्या करेगा, कॉपरेशन कराएगा। वही डिसिप्लिनरी करता है, डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन से काम कराने में देखता है। मतलब गैंग बॉस क्या होता है, सबको एक साथ कराएगा। अब वो एक्चुअली में वर्कर्स को एक साथ करता है, और डिसिप्लिनरी वाला क्या करता है, डिसिप्लिन से सबको चलाता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, नाम चेंज है, अगर ऐसे लिंक करके रखोगे तो चलेगा। और वहाँ पे सारे क्लर्क हैं, यहाँ पे सारे बॉस हैं, ध्यान देना। रिपेयर बॉस जो कि छोटी मोटी चीज़ें खराब होती है उसको सही कराएगा। मशीन खराब हो गई, सही करा देगा, कुछ खराब हो गया वो सही करा देगा। वो भी तो रूट क्लर्क है, वो रूटीन एक्टिविटीज़ को चलाता है, मतलब उसके लिए प्लानिंग करता है। वहाँ पे प्लानिंग हो रही है, यहाँ पे काम हो रहा है। रूट क्लर्क प्लानिंग करेगा, लेकिन रिपेयर क्लर्क क्या करेगा, काम करेगा, रियलिटी में करवाएगा, मतलब सही करवाएगा चीज़ों को। इंस्पेक्टर चेक करता है, और इंस्ट्रक्शन वाला भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब इंस्ट्रक्शन बनाएगा, और जो इंस्पेक्टर है वो इसके हिसाब से चेक करेगा। तो वापस बता देती हूँ, एक फैक्ट्री के मैनेजर ने 2 काम में बांटा, एक सोचेगा एक काम करेगा, एक सोचेगा एक काम करेगा। उसके अंदर 4 जने हैं, 4 कौन से, वहाँ पे क्लर्क, यहाँ पे बॉस, यहाँ पे क्लर्क, यहाँ पे बॉस। अब उनके अंदर भी वर्कर होंगे, और वो काम रियलिटी में करेंगे। ये तो सिर्फ एक तरीके से मैनेजर्स के नीचे लोअर लेवल होते हैं वो देख रहे हैं। बाकी ये क्या, जैसे ऊपर फैक्ट्री मैनेजर टॉप हो गया मान लो, और ये जो प्लानिंग और प्रोडक्शन मिडल हो गया, अब इनके नीचे जो इंचार्ज बैठे हैं वो लोअर लेवल हो गए। लेकिन वर्कर रियल में काम करते हैं, तो वर्कर से कौन कराएंगे, ये जो लोअर लेवल वाले हैं, जो 8 जने हैं वो करेंगे। अब आ जाते हैं टेक्निक्स पे। तो पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। यही है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन काम करो, मतलब
सोचने वाले अलग होने चाहिए, करने वाले अलग। सोचने वाले अलग, दिमाग अलग का चलेगा, हाथ अलग के चलेंगे। वही बात ये बोल रहा है, द टास्क ऑफ सुपरवाइजर शुड बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फोरमैन एंड ईच फंक्शन शुड बी परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट फोरमैन। मतलब हर काम एक स्पेशलिस्ट बंदा ही कराएगा। रूट क्लर्क अगर रूटीन एक्टिविटीज़ को देख रहा है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए। डिसिप्लिनरी वाला रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए। वही बोल रहा है। तो आगे थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, टेलर सेड दैट वन पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सही बात है, एक अकेला इंसान हर चीज़ में थोड़ी एक्सपर्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ईच वर्क शुड बी सुपरवाइज बट नॉट फोर, मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्क हमें काम बांट देना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, देखो कोई भी काम होगा तो वो किस क्वालिटी का होगा। आज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एप्पल आईफोन बनता है तो एप्पल आईफोन जो बनता है तो आईफोन की भी तो क्यों आईफोन की इतनी डिमांड है जबकि वो इतना कॉस्टली है। उसका सब्स्टिट्यूट आता है, दूसरा आता है, ठीक है, आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही दूसरी कंपनीज का, तो आते हैं उसके सब्स्टिट्यूट। उसके बावजूद भी आईफोन की इतनी क्या डिमांड है, उसकी गुडविल, उसकी क्वालिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी काम आप, जब हम लोग आईफोन हाथ में ले रहे हैं तो हमें क्या होता है, बोलते हैं ना, एक लगता है यार उसका जो एप्पल बना हुआ है वो पीछे से दिखता है तो एक अलग से शान सी लगती है। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्डाइज काम करो। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि आप एक क्वालिटी फिक्स करो कि हाँ हमें इस क्वालिटी का काम तो चाहिए, मुझे इससे नीचे क्वालिटी का काम नहीं चाहिए। अगर आप क्वालिटी फिक्स नहीं करोगे ना तो आपका क्वालिटी गिरती जाएगी। जैसे कि कई कंपनियों के साथ हुआ। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी फिक्स करो, क्योंकि वर्कर एक इंसान है, मशीन नहीं है कि वो आपके लिए 24 घंटे काम करते रहे। एक क्वांटिटी फिक्स कर दो कि तेरे को इतना काम करना ही करना है। दैट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इट इन्वॉल्व फिक्स सर्टेन स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। अगर मैं आप लोगों के ऊपर देख लूँ, अगर आप लोगों के ऊपर देखूं तो आप लोगों ने भी तो अपना एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया ही होगा कि 21 में हमें कितनी परसेंटेज लानी है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। मतलब एक क्वालिटी फिक्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो 60% में भी खुश हो जाओगे, 50% में भी खुश हो, क्योंकि आपने कोई क्वालिटी क्वांटिटी अपनी बनाई नहीं कि मैं इस तरीके से काम करूँगा। दैट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड बनाओ अपने, तभी काम होंगे। सिंप्लीफिकेशन, काम करो लेकिन सिंपल तरीके से, काम करो लेकिन सिंपल तरीके से। कई बच्चे 10-10 घंटे पढ़ेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे और लेकर आएंगे 70-80%। कई बच्चे 4 या 5 घंटे पढ़ेंगे और लेकर आएंगे 90%। ऐसा क्यों? टाइम तो हमने भी दिया और उन्होंने भी दिया, लेकिन उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन लगाया। मतलब हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्टली काम करके स्मार्टली सब कुछ निकालना है और स्मार्ट वर्क की ही आगे वैल्यू। दैट इज सिंप्लीफिकेशन। मतलब वर्कर भी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको बहुत सिंपल तरीके से करें। अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो काम भी जल्दी होगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, वेस्टेज भी कम होगा और टाइम भी कम लगेगा। वही बात ये बोल रहा है। दी स्टैंडर्ड एक्ट एज, पहले स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन में फिर आते हैं। पहले स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन बता दिया, फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स। दी स्टैंडर्ड एक्ट इज अ बेंचमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है बेंचमार्क। एक बेंचमार्क बना लेते, इससे नीचे नहीं चलेगा, इससे ऊपर चलेगा। तुझे डेली इतनी क्वांटिटी बनानी है, वर्कर को बोल दिया 100 यूनिट्स बनानी है, इससे नीचे नहीं चलेगा, चलेगा तो पेनल्टी लगेगी, उससे ऊपर चलेगा। या फिर एक क्वालिटी बोल दी, इस क्वालिटी का काम होना चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो नहीं चलेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। वही बात बोल रहा है। सिमिलरली द वर्किंग कंडीशन भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्योंकि एक वर्कर का टाइम फिक्स होना चाहिए, आने का भी जाने का भी। इफ़ वर्कर टेक मोर टाइम तो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक वर्कर अगर उसको 8 घंटे दे रखे हैं, 8 घंटे में अगर उसको बोल रखा है तेरे को 100 यूनिट बनानी है, तो इसका मतलब उसको 7 घंटे में बना देनी चाहिए। चलता है 8 घंटे में बना देनी चलता है, लेकिन 10 घंटे अगर वो लगा रहा है तो वर्कर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि आप ऐसे बोलोगे हाँ हम तो वर्कर को उतनी सैलरी दे रहे हैं, 8 बजे अगर वो 8 घंटे लगा रहा है, 10 घंटे लगा रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है?
फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा? आपकी 2 घंटे की जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आ ही रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब कुछ तो आएगा ही, रेंट लग ही रहा है फैक्ट्री का, वो 2 घंटे में आप कुछ और भी तो काम करा सकते थे। तो इसका मतलब वर्कर को कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर लेने ही पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी को फिक्स करना है, परफॉर्मेंस ऑफ मैन और मशीन दोनों को फिक्स करना है। अब आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटी ऑफ साइज एंड ग्रेड्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बता दूं, आप लोगों ने ना कई बार जूस पिए होंगे, रियल जूस पिया होगा। रियल जूस का एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई भी प्री पैक जो जूस आते हैं उनका एग्जांपल ले लेते हैं। अब प्री पैक जूस आप लोगे ना तो उसमें बड़े वेराइटीज़ मिल जाएंगे, गुआवा का मिल जाएगा, ऑरेंज का मिल जाएगा, एप्पल का मिल जाएगा, बनाना का मिल जाएगा। अच्छा, गुआवा में भी ऐसे मैंने देखा था एक बार जूस, उसमें ना तीखा है, मीठा है, ऐसे भी था। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बहुत सारे क्या कर दिए, बहुत सारी उसकी ग्रेड्स निकाल दी। ग्रेड्स मतलब वेराइटीज़ निकाल दी। क्या पॉसिबल है कि सब कुछ बिकता हो? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कि सारे वेराइटीज़ बिकेंगे। बिकेगा क्या? उसका 1 या 2 वेराइटी का बिक जाएगा, ऑरेंज बिक जाएगा और दूसरा है गुआवा, मान लो, एक बिक जाएगा। तो ये बोल रहा है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सारे काम कराने के लिए? अननेसेसरी को एलिमिनेटेड करो और जो चीज़ें सिर्फ इम्पॉर्टेंट है वो बनाओ ना ज़्यादा। अगर उस पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा कमाओगे। क्यों आप इतनी वेराइटीज़ ऑफ गुड्स बना रहे हो? ज़रूरत ही नहीं है ना उसकी। एलिमिनेट करो, हटाओ अननेसेसरी वेराइटी, साइज और ग्रेड्स, इन सबको हटाओ। बहुत सारे छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, फिर उससे बड़ा पैकेट, मल्टी पैकेट, ये क्या है? मत करो इतना, ठीक है। ग्रेड्स, अलग अलग वेराइटीज़, ये सब हटा दो। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेटेड करना है अननेसेसरी डाइवर्सिफाइड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना। और इक्विपमेंट को आप ढंग से यूटिलाइज करोगे, 1 या 2 चीज़ों में यूज़ करोगे और आपका टर्नओवर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 2 हो गए। साइंस नॉट रूल, सॉरी, मेरे को तो टेक्निक से याद आ रही है, इतना मतलब टेक्निक्स में लग जाता है ध्यान, तो टेक्निक से प्रिंसिपल याद आ रही है। तो पहला क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको क्या करना है? बांटना है। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलता है? टाइम स्टडी बोलता है कि हर काम को करने का एक टाइम फिक्स करो। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्विंग द टाइम रिक्वायर्ड डू टू एलिमिनेट ईच एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। मतलब हमें टाइम बचाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, एक वर्कर था, वो मशीन पे काम कर रहा था। यहाँ पे रखी थी मशीन और रॉ मटेरियल रखा था यहाँ पे, इतना डिफरेंस था। मशीन ये रही, रॉ मटेरियल ये रहा। अब उसको क्या करना पड़ रहा था? बार बार ये रहा वर्कर। अब बार बार क्या करना पड़ रहा था? मशीन को रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो रही थी, बार बार जा रहा था, रॉ मटेरियल उठा रहा था, फिर मशीन के पास लेके आ रहा था, फिर जा रहा था, फिर मशीन से उठा रहा था, फिर लेके आ रहा था। अब बार बार अगर वो यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, ऐसे में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? इससे तो बेटर था ना कि ये अपने जो रॉ मटेरियल है वो यहीं रख दिया जाए, इससे टाइम बच जाएगा। यही बात ये बोल रहा है कि हर काम को इस तरीके से करो कि कम से कम टाइम लग जाए। एक बार तो एक फैक्ट्री में ऐसा भी देखा गया था कि एक वर्कर है, वो यहाँ टेबल पे बैठ के काम कर रहा है, रॉ मटेरियल नीचे रखा हुआ था, टेबल के जस्ट नीचे रखा हुआ था, तो वो नीचे बार बार झुक के ऐसे टेबल से काम कर रहा था, ऐसे झुका फिर टेबल से काम कर रहा था। तो ये भी देखा गया, टेलर ने ऐसे भी बोला कि बार बार झुकने में भी टाइम वेस्ट होता है। आप बगल में रखो ना, बगल में रखने से क्या होगा? जल्दी जल्दी काम होगा। तो हमें जहाँ से जितना टाइम बचाना है उतना बचा सकते हैं, क्योंकि है तो 24 आवर्स ना, उसमें आपको सब कुछ करना है। वर्क स्टडी बोलता है कि डिटरमाइन द टेक्निक्स ऑफ क्वांटम ऑफ रीजनेबल वर्क। मतलब आपको एक इतना काम तो डेली करना ही है, क्वांटिटी डिसाइड करना, दैट इज वर्क स्टडी, ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वाइज काम करें। एक वर्क स्टडी ये बोलता है कि हमें अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करना है और सही तरीके से काम करना है। फटीग स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटीग स्टडी, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा टेलर ने देखी। फटीग स्टडी क्या बोलता है
कि एक वर्कर था, वो सुबह 9 बजे आता था और शाम को 5 बजे जाता था। 9 से 10 वो 10 यूनिट निकालता था, 10 से 11 वो 10 यूनिट बनाता था, 11 से 12 भी वो 10 यूनिट बनाता था। लेकिन एक 12 बजे के बाद 3 घंटे जब वर्कर काम करेगा तो थक जाएगा, और थक जाने के बाद आउटपुट कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद वो क्या करता था, धीरे धीरे काम कम करने लगा मतलब कि काम तो उतने घंटे ही कर रहा था, लेकिन 12 से 1 में सॉरी 12 से 1 के बीच में वो 8 यूनिट निकाल रहा था, 1 से 2 के बीच में 7, फिर 6, ऐसे करके 5 बजे तक तो वो 5 यूनिट पे आ गया। तो टेलर ने कहा कि इस वर्कर को रेस्ट दो। मैनेजर ने बोला बिल्कुल नहीं, 1 घंटा रेस्ट दूंगा, मेरी 10 यूनिट का नुकसान हो जाएगा। टेलर ने बोला एक बार देखे तो देख, 1 घंटा रेस्ट। उसने दिया 12 से 1 बजे का रेस्ट। जब 12 बजे तक उसने क्या किया, 10 यूनिट्स निकाली पर आवर के हिसाब से। तो 1 बजे के बाद भी उसने क्या किया, 10 निकाली। क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? फटीगई स्टडी ये बोलता है कि एक इंसान, एक वर्कर जो है वो काम करते करते थक जाएगा, कहीं ना कहीं उसका एनर्जी लेवल डाउन होएगा, तो उसको रेस्ट दो। अब देखो, काम करने वाले 2 इंसान होते हैं। एक वो होता है जो कि अपने हाथ पैर बहुत चलाता है, मतलब जो फिजिकल वर्क करता है। अब फिजिकल वर्क करता है तो ऐसे लोगों को रेस्ट भले एक बार ही दो, दिन में एक बार ही रेस्ट दो, पर लंबे समय तक का दो, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि उनको 1 या 2 घंटे का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन कई लोग हाथ पैरों का काम नहीं करते, फिजिकल काम नहीं चलता उनका मेंटली काम चलता है। लाइक सीए है, सीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोग ऐसे काम करते हैं। ऐसे लोग बार बार सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब ऐसे में उनको बार बार रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि उनका दिमाग चलता है। लेकिन उनको रेस्ट 10 मिनट का भी दे दोगे तो भी चल जाएगा। 2 तरीके के लोग हैं। पहले वर्कर, दिन में 1 बार रेस्ट दो, 1 घंटे का दो, चलेगा। दूसरे ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो मेंटली वर्क कर रहे हैं, उनको बार बार रेस्ट दो और 5-10 मिनट का दो, चलेगा। यही बोल रहा है फटीगई स्टडी। ये बोलती है फटीगई मीन्स फिजिकल या मेंटल एग्जॉशन ड्यू टू द कंटिन्यूस वर्क। आपको थक जाओगे आप दिमाग से या हाथ से, क्योंकि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे, स्पॉयलेज होगा और हाई लेबर टर्नओवर छोड़ के चल जाएगा। इसलिए फटीगई बोलता है कि टाइम इंटरवल दो, रेस्ट दो, बीच में रेस्ट, प्रिडिक्ट रेस्ट आवर्स, इट अलाउ टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी विदाउट इंजरी ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो कोशिश, इससे क्या होगा, वर्कर की भी हेल्थ वगैरह सही रहेगी और आपका काम भी सही होगा, वेस्टेज भी कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि अननेसेसरी मोशंस हटा दो। कैसे? इसमें एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है, सेम वही एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो टाइम स्टडी वाला मोशन स्टडी में लग जाएगा। यहाँ वर्कर काम कर रहा है, अब वही वापस बाहर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वही रॉ मटेरियल वाला बोलूँ तो जा रहा है, फिर लेके आ रहा है, फिर उठा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये अननेसेसरी मोशन उसके कम हो जाएंगे। मोशन मतलब मूवमेंट्स कम करने, ये हो गया मोशन स्टडी। एक और एग्जाम्पल ले लो टाइम स्टडी की तरह, ये मोशन मतलब वहाँ पे टाइम बचाने के लिए बोला गया और यहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट्स को बोला गया। लाइक एक एग्जाम्पल लूँ, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या किया, यहाँ पे काम कर रहा है फैक्ट्री में। अब वो रेस्ट करने जा रहा है, रेस्ट एक रूम बना हुआ है अलग से फैक्ट्री में, जो कि रेस्ट रूम है, अलग से रखा हुआ है, अलग से बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब एम्प्लॉय काम यहाँ पे कर रहा है और रेस्ट करने जा रहा है। रेस्ट करने गया तो उसको 2 बजे रूम बोला कि 2 से 3 तेरा रेस्ट टाइमिंग है, तू जा। अब वो गया 1 किलोमीटर दूर है, गया 2:15 हो गए, अब वापस आएगा। तो यही क्या होगा, अननेसेसरी उसके मोशंस लग रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स लग रहे हैं वो कम करने। ये टाइम स्टडी में भी ले सकते हो, सेम एग्जांपल टाइम स्टडी में भी ले सकते हो कि अगर एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका रेस्ट रूम कहीं और है, तो रेस्ट करने के लिए वो अगर जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें दोनों मिक्सअप चलते हैं, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पता है किसी ने अबॉलिश, मतलब इसको किसी ने कहते हैं ना कि सवाल उठाना, वो भी किया था एक पर्सन ने, वो भी देखेंगे अगर। पहले ये देख लेते हैं। डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम बोलता है कि आपको एक
स्टैंडर्ड वाइज काम दिया गया, स्टैंडर्ड वाइज एंड सिंप्लीफिकेशन जो दे पढ़ा था अपन ने, वो अपन ने उसके स्टैंडर्ड वाइज आपको काम दिया। अब स्टैंडर्ड वाइज अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छा एक सेकेंड, इसमें स्टैंडर्ड वाइज नहीं दिया रहा, सॉरी स्टैंडर्ड वाइज नहीं दिया रहा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं 100 यूनिट्स है, लेकिन 100 यूनिट्स के हिसाब से देखो पैसे नहीं मिलेंगे, देखो पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मान लो एक वर्कर है, उसको बोल दिया गया कि तेरे को 100 यूनिट्स बनानी है और एक यूनिट के हम तेरे को 6 रुपीज़ देंगे, दैट इज डिफरेंशियल पीस। तू 10 बना तेरे को 60 मिलेंगे, तू 20 बना तेरे को 120 मिलेंगे, मतलब सैलरी फिक्स नहीं है यहाँ पे वेरिएबल है। एक बनाएगा 6 रुपये मिलेंगे, 10 बनाएगा 60 रुपये मिलेंगे, 100 बनाएगा 600 रुपये मिलेंगे, उसके हिसाब से ये डिफरेंशियल पीस बेसिस। अब आ जाते हैं फिक्स करने वाली बात, तो इसी का एक है ना एसोसिएटेड था फ्रियोल, जो टेलर है हेनरी टेलर, सॉरी फैड्रिक टेलर, फैड्रिक टेलर का एक एसोसिएटेड पर्सन था जिसको हेनरी गैंट था। हेनरी गैंट ने बोला ये गलत बोलता है, था इसी का एसोसिएट, इसके अंडर में काम करता था, लेकिन इसने बोला कि ये गलत है, वर्कर अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करेंगे, और किसी का कभी मन करेगा तो वो 100 यूनिट बनाएगा, उसको 600 रुपये मिल जाएंगे, और किसी का कभी मन नहीं करेगा 10 यूनिट बनाएगा और 60 रुपये लेके चल जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि पीस के हिसाब से काम मिल रहा है, आप एक्स्ट्रा तो नहीं पे कर रहे। उसने बोला टास्क एंड बोनस प्लान, ये टेलर ने नहीं बोला, उसके एसोसिएट ने बोला, गैंट ने बोला कि टास्क एंड बोनस प्लान बनाओ। टास्क एंड बोनस प्लान से क्या होगा कि अगर आप विद इन स्टैंडर्ड काम कर रहे हो 100 यूनिट तो तेरे को फिक्स वेजेस मिलेंगे, इससे ज़्यादा कर रहे हो तो बोनस मिलेगा, तो बोनस की लालच में वो ज़्यादा करेगा। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फिक्स है कि 100 यूनिट के तेरे को डेली 600 रुपये मिलेंगे, तू अगर कम बनाएगा तो तेरी सैलरी कट जाएगी, 500 रुपये मिलेंगे, और अगर तू ज़्यादा बनाएगा तो तेरे को 700 रुपये मिलेंगे। बोनस हमेशा ज़्यादा होता है और कटिंग जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये उसने गैंट ने दिया था और इसको हटाया था, मतलब इसको एक क्वेश्चनिंग की थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और गैंट कौन था? वो फ्रियोल का, जो ये टेलर है, टेलर का क्या था? एसोसिएटेड था। नेक्स्ट मैथड स्टडी। मैथड स्टडी बोलता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के, आपके पास भी बहुत सारे तरीके हैं बीएसटी पढ़ने के, लेकिन आपको कौन सा बेस्ट चूज करना है वो आपके ऊपर है। फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो मैथड स्टडी बोलता है कि बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप लोग कोचिंग भी जा सकते हो। कोचिंग जाओगे मोशन स्टडी खत्म हो जाएगी, टाइम जाना आना, टाइम स्टडी ये भी गया, ठीक है। तो ये बोलते हैं मेथड स्टडी, आप घर बैठे भी तो पढ़ सकते हो, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दैट इज़ अ मेथड स्टडी, वन बेस्ट वे। हमें बहुत अच्छा, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ढूंढना है जो कि हमारा बेस्ट हो। नेक्स्ट मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या बोलता है, ये अपन ने उसके प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या बोलता है कि एक दूसरे के ऊपर हमेशा बिलीव करो, मैनेजर और वर्कर एक दूसरे के ऊपर बिलीव करें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए, कोऑपरेट करके चले, कोऑर्डिनेट करके चले, ऐसा ना हो कि इंडिविजुअली काम करे, हारमोनी रखे, डिसगॉर्ड ना रखे। वही बात ये बोल रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो टेलर ने बोला इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर हमेशा फील करता है कि मैनेजर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसको ओवरबर्डन काम कर रखा है, जबकि ऑन द अदर हैंड मैनेजर बोलता है फील दैट वर्कर ऑलवेज ग्लम्बल, दे फॉलो स्लो पॉलिसी, काम नहीं करता, डैमेज करता है इक्विपमेंट। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विरोध काम करते हैं। तो टेलर ने बोला कि देयर इज नीड टू चेंज द बोथ द ग्रुप, और ही रेफर टू चेंज एज अ रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग एंड कॉपरेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करो, मेंटल रिवॉल्यूशन करो अपना। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स कंप्लीट होते हैं। गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल और टेक्निक से, और साफ साफ लिखा होता है टेक्निक बताओ, साफ साफ लिखा होता है प्रिंसिपल बताओ, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों गलत कर आते हैं। मैं करवाऊंगी पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, साथ में मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन एक बार आप लोग रीड करो, एक बार ये सब कुछ अभी फिलहाल देखो, उसके बाद मैं आप लोग को PDF के फॉर्म में सब कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगे। तो हमारे कुछ डिफरेंस है ट्रेयल और टेलर में, हेनरी फ्रियोल और टेलर में कुछ डिफरेंस है। मैं वैसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। फ्रियोल जो था उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा था, जबकि टेलर ने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के ऊपर देखा।
फ्रियोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, जबकि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप लोग बिना सोचे समझे फ्रियोल लगा के आ जाओगे। फ्रियोल नहीं है भाई, टेलर है, ठीक है। फ्रियोल जो था वो फ्रांस का था, जबकि टेलर जो था वो यूएसए का था। फ्रियोल ने ऐसी कंपनी ज्वाइन की थी जो कि इंसॉल्वेंसी में जा रही थी, टेलर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो यही है टेलर। अच्छा, फ्रियोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, टेलर ने 5 प्रिंसिपल्स दिए। तो टेलर मेन कंसर्न है वर्क, टास्क, वर्कर एंड सुपरवाइजर। तो टेलर का मेन काम क्या था, सिर्फ वर्कर वर्कर वर्कर, मतलब फैक्ट्री में था तो उसको मेन वर्कर को ऊपर देखना था। और फ्रियोल वर्क कंसर्न विद द एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, मतलब इसने मैनेजमेंट लेवल पे ज़्यादा देखा था। नेक्स्ट, टेलर पेड ग्रेट एम्फेसिस टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड टूल, मतलब उसने बोला था हर काम को एक स्टैंडर्ड तरीके से करो, जबकि फ्रियोल बोल रहा था कि कुछ जनरल प्रिंसिपल है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसको यूज़ करो। टेलर ने बोला साइंटिफिक चीज़ों को देखो, फ्रियोल ने क्या बोला, जनरल थ्योरी अपनाओ। टेलर ट्राई टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर, और मतलब वर्कर की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाना चाहता, जबकि फ्रियोल बोलता है कि प्रिंसिपल्स को अच्छे से डेवलप्ड करो। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, एक बार गाइस इसको अच्छे से देख लेना। गाइस हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।